किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नौवीं यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम सीधे आपका हिंदी ए का जो आपका टर्म 2 का पेपर आ रहा है बच्चों, उसका सेट 2 का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं और सबसे पहले देंगे और सबसे बेस्ट देंगे। हमारा सॉल्यूशन जिन बच्चों को पसंद आता है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा और मक्खन की तरह समझा दूंगा ताकि सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी दोस्तों उनके बीच वीडियो शेयर भी जरूर कर देना, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। ठीक है, 1.5 घंटे का एग्जाम रहने वाला है और मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही बता दिया था, 15 दिन पहले ही बता दिया था कि किस पैटर्न में आपके क्वेश्चन हो सकते हैं और उसी तरह का पैटर्न में है। मतलब कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको लेंदी क्वेश्चन भी मिलेंगे और जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना होकर सीधे लिखना रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, बाकी सेट में भी आप लोग देख सकते हो। तो देखो दो अंक वाले सब मतलब कि जितने भी क्वेश्चन 2 अंक वाले रहेंगे उसको 20 शब्दों में लिखना है, 3 अंक वालों को 50 शब्दों में और 5 अंक वालों को 150 शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से सॉल्यूशन आपको बनाना है। पीडीएफ भी दूंगा तो टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम के टाइम में आपको उससे आसानी होगा, प्रिंट आउट निकाल लेना। एक बार मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो ये मैंने आप लोग के लिए पीडीएफ बना दिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है, सारी चीज़ें आप लोग को समझा दूंगा। पहले चलिए हम लोग आप लोग का सॉल्यूशन पर चलते हैं, समझाने पर चलते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट में जो आपको कविता दिया हुआ है थोड़ा सा ये अच्छा कविता है, अच्छा लेवल का। अगर आप समझ के नहीं बनाओगे तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में तंग करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। देखो क्या है, आप पठित बोध है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। ठीक है, अब देखो 6 नंबर का आता है, मतलब 40 नंबर में अगर 6 का है बच्चों तो आप समझ सकते हैं कि 100 नंबर में कितने का है। मैं फिर से बता दूं तो 100 नंबर में अगर आप देखना चाहेंगे तो 12 है ना, और 12 और 3 समझिए तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो आपका जो दिख रहा है ना काव्यांश, इसको 15 नंबर का मान के चलिए, क्योंकि 100 में देखिएगा ना तो ये 15 नंबर का है, तो इसलिए इसको लाइटली नहीं ले, इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा आप एग्जाम में, नहीं तो दिक्कत होगा बच्चों। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये 15 नंबर का अगर 100 के हिसाब से देखोगे तो। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका जो अपठित गद्यांश उसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। चपाल के चबूतरे पर पहले एक पेड़ था। बोल रहा है कि पहले एक गाँव था। देखो एक गाँव था, इधर आपके मैं थोड़ा सा चित्रण भी कर दे रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आए। ये सभी घास हैं, कुछ पेड़ है यहाँ पे छोटे छोटे, और चौपाल में एक बड़ा सा पेड़ है। ठीक है, बड़ा सा पेड़। ठीक है, चौपाल में एक बड़ा सा पेड़ है। इस चौपाल की बात मैं कर रहा हूँ, गांव की। 4 छोटे छोटे घर हैं इधर साइड में, खपड़ेल घर हैं, कुछ ऐसे घर हैं। ठीक है, देख रहे हो घर है। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, कि चौपाल है छोटा सा, यहाँ पर एक पेड़ है, चारों तरफ गाँव है। ठीक है, गांव है। थोड़ा सा इस तरह से करके होता है तो समझ में अच्छी आती है। देखिए पहले एक पेड़ था, एक हुक्का था, मतलब यहाँ पे सभी लोग आते थे, बैठते थे। ठीक है, एक हुक्का था मतलब एक ही जगह जमा होता। हुक्का का मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों, हुड़ुड़ जो करके पीते हैं बच्चे, कुछ बड़े आदमी देखे होंगे ऐसे करके आपका जो रहता है, ऐसे करके घट मतलब कि घट बना हुआ रहता है, ऐसे करके निकला हुआ रहता है पाइप जैसा, और यहाँ पे गुड़गुड़ करके पीता है कोई। ठीक है, आदमी जब यहाँ से गुड़गुड़ाता है, पहले के ज़माने में पीते थे ऐसे। ठीक है, तो इसी को हम लोग हुक्का कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हुक्के का मतलब ये नहीं कहा गया है, यहाँ पे हुक्के का मतलब कहा गया है कि वहाँ पे एक जगह जुटते थे, 10 लोग थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, गप हाँकते थे, हो करके हंसते थे। मतलब इस चौपाल में बैठकर अपना दुख दर्द बांटते थे, हंसी मजाक करते थे, है ना। सभी अपना दुख दर्द बांटेंगे तभी वहाँ से हंसी निकलेगी। ठीक है, पेड़ जीवित था। पेड़ क्या था बच्चों? जीवित था। पेड़ मतलब जीवित था, मतलब जो पेड़ था वो सभी चीज़ें देख रहा था। और उस गांव में, जो ये गांव मैंने बताया चौपाल में जो ये गांव था, ये चौपाल में सभी लोगों की मतलब जिंदा, मतलब कि सभी तरह से वहाँ के लोग सुख समृद्ध थे। ठीक है, सभी का माहौल वहाँ पे खुशनुमा था। कबूतर भी, ध्यान से सुनिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाकर गुटुरगु करते थे। मतलब देखिए ये कितनी अच्छी यहाँ पे लाइन लिखी है कवि ने, कि जितने भी गांव के लोग थे कबूतर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। मतलब इतना अच्छा दिनचर्या कट रहा था। जब पेड़ था सभी लोग यहाँ पे आके बैठते थे, हंसी मजाक होता था, दुख दर्द बांटते थे। देखो यार, दुख दर्द ऐसा चीज़ है ना कि अगर जितना बांटोगे उतना कम होगा। अगर दिल में छिपा के रखोगे तो सुनते हैं कि दुख और दर्द भारी हो जाता है और सीने का दर्द बन जाता है। लेकिन अगर आप किसी से बांट देते हो और कोई अपना हो तो दुख दर्द कम हो जाता। तो यही हो रहा था यहाँ पे चौपाल में, दुख दर्द बांटने का काम भी हो जाता था और संतावना भी मिल जाता था। बड़े बुजुर्ग भी वहाँ पर बैठा करते थे। अब देखो क्या लिख रहा है कि 10 का चेहरा एक था,
मतलब दसियों का एक चेहरा था, मतलब सभी लोग आपस में मिलजुल कर बातें करते थे, सभी एक जैसे थे। ठीक है। पेड़ की डालें कट गई, मतलब वो पेड़ का देखो बच्चों जो पेड़ था, इस पेड़ पे ही चारों तरफ कहानी घूम रहा है, तो पेड़ इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये पेड़ जो था, इस पेड़ की डाली काट दी गई, है ना। क्या होगा, कबूतर उड़ गए, मतलब जो आदमी लोग वहाँ जमा होने के लिए आते थे वो अब नहीं आने लगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। 10 हुक्के हो गए। अब देखो जब कबूतर उड़ गए मतलब सभी अपने अपने घरों में रहने लगे, कोई अब आपस में जमा होने बंद हो गया। ये कहानी कविता थोड़ा सा अच्छा है। और 10 हुक्के हो गए, मतलब सभी लोग अब अपने अपने घरों में ही रहने लगे। दुख दर्द बांटने की जो पहले कवायद की जाती थी, वो कवायद नहीं हो रही है, मतलब कोशिश नहीं हो रही है। आवाज़ें सिमट कर चीलम की तरफ बूझ गई, मतलब जो भी दुख दर्द था सभी अपने छाती में ही दबा के, अपने हृदय में ही दबा के रहने लगे। सभी एकाकी जीवन जीने लगे। देखो सभी एकाकी जीवन जी रहे हैं, है ना। ये इधर है, ये इधर है, तो एकाकी जीवन जीने लगे। आवाज़ें सिमट कर चिलम की तरफ बुझ गई। अब कोई चेहरा स्पष्ट नज़र नहीं आता, मतलब जो आपस में आकर मिल के सभी लोग जो अपना सही सॉल्यूशन निकालते थे, वो अब दुख दर्द मिटाने वाला जो था वो ख़त्म होते जा रहा है। ठीक है। अब कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे फरिश्ता बन के आ रहा है, कोई भी तरह का दुख दर्द बांटने वाला है। पेड़ मर गया, जो पेड़ था वो धीरे धीरे मर गया। सब कुछ बिखर गया, जो भी कुछ था वो सभी खत्म हो गया। कबूतर कहाँ गए पता नहीं, मतलब जो लोग थे, जिनकी जो आत्माएं थी, जो यहाँ पे हंसी मजाक होता था, जो ये माहौल बनता था, जो ये एकजुटता थी, एक हुक्का था 10 हुक्का हो गया और सभी लोग कहाँ कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं। चलो अब इस पर देखते क्वेश्चन क्या है कि चौपाल पर जीवन किस प्रकार का हुआ करता था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पेड़ कटने का क्या दुष्परिणाम हुआ, ये सेकंड क्वेश्चन है। उपरयुक्त काव्यांश का एक शीर्षक देना है। तो देखिए तीनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, उसका फिर मैं सॉल्यूशन पार्ट पर ले जाता हूँ। क्या पूछ रहा है कि चौपाल पर जीवन, जो चौपाल यहाँ पे कहा जा रहा है, पहले जीवन किस प्रकार का था जब पेड़ था। दूसरा है कि पेड़ कटने का क्या दुष्परिणाम हुआ। ठीक है, और फिर शीर्षक देना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन भाग पर चलते हैं। अच्छा देख लो बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, 2 चैनल हमारे वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए देख लो कि एक बोर्ड आभा और नव आभा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये बोर्ड आभा चैनल में देख रहे हैं, एक हमारा नव आभा भी चैनल है, दोनों सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ भी क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है। और देख लीजिए कि झारखंड बोर्ड स्पेशल में 1200 से ज़्यादा बच्चों ने पिछले साल 75% से ज़्यादा इस चैनल से लाया है पिछले साल। तो आप लोग भी जुड़ के इस चैनल का आप लोग हिस्सा बनिए। अब देखिए हिंदी सेट 2 का यहाँ पे सॉल्यूशन आया टर्म 2 का। ठीक है, ये PDF कहाँ पे मिलेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये टर्म 2 का हिंदी सेट 2 का सॉल्यूशन है। चलिए हम लोग अपने सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन था कि चौपाल पर किस तरह का माहौल था। तो देखिए हम यहाँ पे क्या आंसर होगा कि चौपाल के चबूतरे पर पहले एक पेड़ था, लोग एकजुट होकर आपस में बातें करते तथा अपने सुख दुख दर्द को बांटते थे, जिससे वहाँ बहुत सुखद माहौल था। कितना अच्छा मैंने लिख दिया है। इसी तरह से करके आपको एग्जाम में लिखना है, 2 के 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चौपाल में चबूतरे में पहले एक पेड़ था, सभी एकजुट होकर वहाँ पे दुख दर्द बांटते थे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं याद दिला दूं कि, है ना, कि पेड़ कटने का दुष्परिणाम क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। पेड़ कटने का दुष्परिणाम यह हुआ कि सभी लोग अपने बातों को एक दूसरे से अब नहीं कह सकने लगे, मतलब जो पहले कर लेते थे, दुख दर्द बांट लिया करते थे, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। सभी लोग बिखर गए, जिससे उनके दुख दर्द को सुनने तथा सुनाने को कोई अब नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको आंसर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन था कि शीर्षक क्या देना है। तो देखो यहाँ पे शीर्षक जो है पेड़ पर सारी चीज़ों को मतलब कि यहाँ पे इंगित किया है, मतलब कि इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमी है कि चौपाल में जो पेड़ था उसका क्या महत्व था। तो देखो यहाँ पे चौपाल में पेड़ का महत्व भी आप लोग डाल सकते हैं कि उस चौपाल में जो पेड़ था उसका कितना महत्व था। ठीक है, सभी गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे। और पहले के ज़माने में आजकल आप लोग देखते होंगे जो बरगद का बड़ा बड़ा सा पेड़ रहता था, ठीक है, वट वृक्ष, उसके चारों गांव के सभी लोग वहाँ पे खाट लगाकर या चौकी लगाकर वहाँ बैठ जाया करते थे और वहाँ पे आपस में अपने दुख दर्द को बांटा करते। तो उसी को यहाँ पे कवि ने उकेरा है, बहुत ही अच्छे तरीके से उकेरा है। ठीक है, अब चलो हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, 4th नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ से खंड खा आ गया है, व्याकरण आ गया है। तो ये देखो जब ये 4 नंबर का है तो आप समझ सकते होंगे कि ये 10 नंबर का है। ठीक है, 100 नंबर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 10 नंबर का है। तो ये ऊपर वाला 15 नंबर का था, ये 10 नंबर का था। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा सहित उदाहरण देना है बच्चों, और अथवा में फिर ये सारी चीज़ें भरनी है। तो चलिए हम विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, है ना, ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, घृणा आदि का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हों, है ना, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्द की पहचान कैसे, चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसे शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे रहता है। देखिए यही इसकी पहचान है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे होता है बच्चों, ऐसे करके ऐसे रहता है। तो देखो सभी का अंत में लगा हुआ है, ओह, अरे, सबास, काश आदि। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है कि अव्यय पदों से आप लोग को इसको रिक्त स्थानों को भरना है। तो हवा कैसे बह रही है, तो हवा धीरे धीरे बह रही है। तो आप लोग यहाँ पे धीरे धीरे लिख सकते हैं। आप लोग कुछ दूसरा भी चीज़ भर सकते हैं, अव्यय सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होगा, दूसरा चीज़ भी भर सकते हैं। अच्छे चरित्र के बिना होगा बच्चों, के बिना जीवन
निरर्थक है, के बिना। तो अव्यय को आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कितने तरह के अव्यय होते हैं, और व्याकरण का क्लास भी यहाँ पे होने वाला है, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, तभी चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग को यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहीं पे पीडीएफ भी मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ लीजिएगा। पहले वीडियो देखा कीजिए, ठीक है, वीडियो देख के उसके बाद को पीडीएफ को पढ़ा कीजिए, तभी सभी चीज़ें याद होंगी। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, उससे नहीं होगा, फिर आप लोग पीडीएफ लास्ट में देखोगे फिर घबराने लगोगे। पहले वीडियो देख लो, एक बार पीडीएफ पढ़ते रहना, सब चीज़ याद हो जाएंगे। फिर से मैं बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और यहाँ पे भी नाम दिख रहा है। अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते हो तो नाम लिख करके सर्च करके जुड़ जाओ, नाम खोजोगे जाके टेलीग्राम ऐप में मिल जाएगा, जाके चैनल में जुड़ जाओ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हवा धीरे धीरे बह रही है, अच्छे चरित्र के बिना जीवन निरर्थक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं कि द्विगु समास की परिभाषा यहाँ पे पूछ रहा है, उदाहरण सहित लिखना है, और दाल रोटी का समास वगैरह करना है, समास का नाम भी लिखना है। चलिए दोनों क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो द्विगु समास की परिभाषा क्या है कि वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक है, दो पद हैं तो पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक विशेषण हो, और अन्य सभी पद जो हैं किसी समूह या किसी समाहार का बोध करवाता है, वैसे वाक्यों को आपको द्विगु समास कहा जाता है। देखो जैसे उदाहरण के लिए दशक, शताब्दी, सप्ताह, महीना, है ना, सप्तांतर, दोपहर इत्यादि, ये आपका हो गया। अब चलिए देखिए अथवा में जो क्वेश्चन था दाल रोटी याद रखिए द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में पता होगा कि कैसे तोड़ा जाता है, तो दाल रोटी का समास वगैरह क्या हो जाएगा, दाल और रोटी, याद रखिएगा, दाल और रोटी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम लोग देखिए अभी यहीं पे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा दिया है, जो जितने भी आगे क्वेश्चन है सभी मैंने यहीं पे प्रिंट कर दिया है ताकि आप लोग को सुविधा हो। देखो पाठ्य पुस्तक के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आगे के क्वेश्चन है वो सारे मैंने वहीं पे कर दिया। तो चलिए आप लोग को वहीं पे ले जाता हूँ, ठीक है। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लो यार तुम लोग, और पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब देखो पाठ्य पुस्तक आ गया है, खंडगा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है, तो क्यों कही है यथार्थ की पूजन की बात, कठिन यथार्थ की पूजन। यथार्थ का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि देखो यथार्थ का मतलब होता है जो जैसा रहता है उसी तरह रहना, कोई भी फोकासी नहीं करना, किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना। यथार्थ मतलब अपने रियल से जुड़ा हुआ रहना, मिट्टी से जुड़ा हुआ रहना। तो उसके पूजन की बात क्यों की गई है, कही गई है कि अपने यथार्थ में ही रहना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, ठीक है। अब आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी से आप लोग आंसर निकाल पाओगे। कवि ने यथार्थ के पूजन की बात यही इसलिए कही क्योंकि यथार्थ मतलब जो अभी घट रहा है, जो अभी आपके पास है, यथार्थ जीवन की सच्चाई, मतलब जो भी आपके पास है, जो भी आप हो वही आपकी सच्चाई है। बीते समय के दुखद यादों में, है ना, सुखद यादों में खोए रहने से वर्तमान का यथार्थ अच्छा नहीं बन जाता। यहाँ पे देखो लेखक बोल रहा है कि जो पहले के दिनों में जो आपकी सुख वाली दिनें थे उनको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, उससे अभी का दिन अच्छा नहीं हो जाएगा और आपको दुख मिलेगा। वर्तमान में हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ हैं उन्हें ना स्वीकारना, उससे पलायन करना कायरता के लक्षण है। मतलब जो भी आपको सामने जो चैलेंज आ रहे हैं, जो आपकी परेशानी आ रही है, अगर आप उससे नहीं लड़ते हैं तो आप कायर हैं और आप पीछे के दिनों को याद कर करके आप लोग अपना समय बर्बाद करें। हमें कठिन यथार्थ का साहस से सामना करना चाहिए, है ना, जो हमारे सामने जो कठिन परिस्थिति आई है उसका साहस मतलब डट कर सामना करना चाहिए तथा उन पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब कोई बच्चे अगर 4 महीना पहले से नहीं पढ़े तो वो चीज़ें भूल जाइए। आप जो 1 महीना बचा हुआ है जितने जोर शोर से लग सकते हो वो लग के पढ़ो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे करवा दिया जाएगा, ठीक है। और कैसे करना है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, मैं वहाँ पे बता देने वाला हूँ कि कैसे तैयारी आपको करना भी 1 महीने में, ठीक है। इससे भविष्य को सुंदर और सुखमय बनाने का हौसला मिलता है। ये आपका आंसर हो गया। चलो 7वें नंबर में इसी का देखिए अथवा में क्वेश्चन है कि भाव स्पष्ट करना है कि प्रभुता का शरण बिंब केवल, है ना, बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चलिए इसका हम देख लेते हैं भावार्थ क्या होगा। देखो प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि संसार द्वंद्वात्मक है, मतलब इसमें बहुत तरह की बदलाव होते हैं। ये कहा गया द्वंद्वात्मक मतलब सभी पहलू हैं। आप यही संसार में आप देखिएगा कि कुछ पूजा करने वाले हैं, कुछ लोग डेली पूजा करते हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं, ठीक है, कुछ शाकाहारी हैं। कितने तरह का आप देखते होंगे अंतर है ना। शाकाहारी है, कुछ लोग, है ना, मांसाहारी हो गए, शाकाहारी हो गए, पूजा करते हैं। कुछ लोग आप देखिएगा कभी पूजा नहीं करते हैं, नास्तिक हैं। वहीं कुछ लोग घुमंतु हैं, मतलब बहुत सारे घूमते रहते हैं दिन भर। कुछ ऐसे भी लड़के होंगे जो अकेलापन में रहते हैं, हमेशा एक जगह रहते हैं। तो कितने तरह के अभी देखिए यहाँ पे मैंने व्यवहार को किया। इस तरह से अगर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। तो संसार द्वैतात्मक है, इसका कहना मतलब यही है। द्वंद्वात्मक मतलब देखो जीवन के बाद मरण, हार के बाद जीत एवं दिन के बाद रात का आना नियति ने नियत कर रखा है, मतलब तय है। जैसे हर चांदनी रात के बाद काली रात का आना तय है, ठीक उसी प्रकार
ठीक है। और देखो द्वंद्वात्मक मतलब ये भी होता है कि जुड़ाव होना। और जैसे देखो द्वंद्व समास आपने पढ़ा रात और दिन, आप लोग कैसे क्वेश्चन को याद रखिए मैं वो बता दे रहा हूँ टिप्स। अगर इस तरह से करके अगर आप हमारे सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रात और दिन देखो दोनों में जुड़ाव है, रात और दिन है ना। खाना और पीना, तो खाना पीना ये द्वंद्व समास है। तो यही पर कहा गया कि द्वंद्वात्मक है, मतलब जिसका एक पहलू है, अभी मैंने वही समझाया कि इधर से कोई मांसाहारी है तो कोई इधर शाकाहारी है, दोनों तरफ से जुड़ाव है। वही कहा गया कि देखिए जीत के बाद फिर देखिए हार के बाद जीत, दिन के बाद रात, है ना। नियति ने तय कर रखा, मतलब हर एक पहलू दूसरा पहलू आते रहता है, ठीक है। जैसे कि हर चांदनी रात के बाद एक काली रात भी आना तय है, मतलब सुखद। चांदनी रात को यहाँ पे लेखक ने सुख से कहा है और काली रात को यहाँ पे लेखक ने दुख से जोड़ा है, तो मतलब सुख के बाद दुख। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे आगे उसी को लाइन को इससे जोड़ने की कोशिश करेगा कवि। ठीक उसी प्रकार एहसास भी बदला होता है, अतः हम कह सकते हैं कि बड़प्पन का एहसास भी एक भ्रम या छलावा है, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, मतलब लड़की हो लेकिन लड़की जैसा मत दिखाई देना, कमज़ोर दिखाई मत देना, ऐसा क्यों कहा है। चलिए हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि लड़की को देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कहने वाला हूँ कि लड़की को कमज़ोर का मैंने संज्ञा दिया है, लड़की को कमज़ोर की संज्ञा मैंने पुराने जो सोच ख्यालात थे उस पर मैंने दिया है। अभी मैं ये नहीं तर्क दे रहा हूँ। अगर कुछ बच्चियाँ बोलेंगी कि आप सर ऐसा क्यों बोले, तो वह फिर से बोल दे रहा हूँ ये पुराने सोच पर मैंने बताया। मैं तो ये मानता हूँ कि लड़की और लड़के बराबर मौजूद होते हैं। ये मैं यहाँ पे कहानी की कविता के अनुसार से बोल रहा हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे लड़की जैसा दिखाई मत देना, मतलब पहले जैसा कमज़ोर दिखाई मत देना। मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, ताकि लड़की अपनी नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता, ये सारे गुण जो होते हैं वो लड़कियों को कमज़ोर बनाते हैं। लेखक कवि का मानना है कि सुलभ गुण, सरलता, निश्चलता, है ना, विनम्रता तथा गुणों, इसी का सभी यूज कर लेते हैं, बनाए रखे कि परंतु वह इतनी कमज़ोर भी ना हो पाए। देखिए वही लिखी है कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उनका शोषण करने लगे, है ना, शोषण ना करने लगे। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्ण सामना भी करे, ऐसा यहाँ पे लेखक ने मतलब कवि ने कहा है। इसलिए कहा है कि लड़की जैसा मत दिखना। आगे देखो पाठ में आए उन प्रसंगों का मतलब उल्लेख करना है जिसमें फादर बुल्गे का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। देखो फादर बुल्गे जी आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के नहीं थे, लेकिन वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने हिंदी, जो कि बहुत ही कठिन भाषा थी उनके लिए, उन पर उन्होंने कमांड किया और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और वो इनके ऊपर बहुत ही अच्छी कहानी है, ये सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में पढ़ाई भी है। तो चलिए हम उसकी देख लेते हैं यहाँ पे क्यों इनका हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर कामिल बुल्गे के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने अधिक प्रमाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार की। देखिए उन्होंने हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार की थी। उन्होंने बाइबल और ब्लूबर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया, बाइबल और ब्लूबर्ड का। आगे देखो इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में किया था, हिंदी में किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से राम कथा उत्पत्ति और विकास, ठीक है, विषय पर शोध प्रबंध किया। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा काम इन्होंने हिंदी पे किया ताकि हिंदी पर इनका कमांड हो सके। देखिए उसके बाद वही लिखा है, उसके बाद वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। मैंने अभी बताया था कि ये सेंट जेवियर्स कॉलेज जो रांची का है वहाँ पे वो मतलब कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। देखो बच्चों अगर जिनको सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में एडमिशन लेना है वो अभी से मेहनत तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि ये झारखंड का सबसे बेस्ट कॉलेज है। तो आप लोग को अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो अभी से तैयारी करो। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट जो हैं, इंग्लिश, मैथ, हिंदी और साइंस, सभी सब्जेक्ट से वहाँ क्वेश्चन आते हैं, तो सभी को मजबूत करके चलना, ग्रामर भी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल से जुड़े रहिए। मैं पहले सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से ही पढ़ा लिखा हूँ, है ना। तो वहाँ पे मैंने फादर कामिल बुल्के जी का मतलब कि मूर्ति भी देखा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि वे परिमल नामक संस्था के साथ जुड़े रहे। वे जहाँ तहाँ हिंदी के साथ प्रेम प्रकट करते थे, ठीक है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए खूब प्रयत्न भी किया, ठीक है। तो इससे इनका हिंदी प्रेम प्रकट हो गया। आगे देखो पूछ रहा है कि लेखिका मन्नू भंडारी को अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखना है कि किस तरह का टकराहट था। देखिए ये कहानी थोड़ा सा अच्छा है। आगे देखिए, लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोध में नहीं थे। देखो जो लेखक के पिता था वो स्त्रियों की शिक्षा के विरोध में नहीं थे, लेकिन उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कि रूढ़िवादी सोच थी। आगे देखो, अन्य शब्दों में कहें तो जो कार्य लड़के करते हैं उन कार्यों में लड़कियों को भाग नहीं लेना चाहिए, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना, इसमें लड़कियों का काम नहीं होना चाहिए, ऐसा इनके पिता का मानना था। आगे देखो
कि लेखिका के पिताजी लेखिका के घर की चारदीवारी में रखकर, है ना, घर की चारदीवारी में रखकर देश और समाज के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सभी चीज़ें जो बाहर हो रही है वो उनको मालूम हो। वो पेपर भी पढ़वाना चाहते कि पेपर पढ़ो, ये सारी चीज़ें, किताबें पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, लेकिन लड़ने मत जाओ, किंतु एक निश्चित सीमा तक। वही बात कही गई है। वे नहीं चाहते थे कि लेखिका स्वतंत्रता आंदोलनों में भी भाग ले। ठीक है, ये तो यही बात हुई कि मोमबत्ती जले लेकिन लाइट ना दे। ये कैसे हो सकता है कि जब कोई भड़केगा, बाहर की दुनिया देखेगा कि इस तरह के यहाँ पे परेशानियाँ हो रही, तो कौन ज्वलित होकर बाहर नहीं जाएगा, है ना। आगे देखो, लेखिका का हड़ताल में भाग लेना, सड़कों के साथ सड़क पर भाषण देना पिताजी को पसंद नहीं था। ठीक है, अब चलो हम यहाँ पे अथवा के बाद आगे प्रश्न पर चलते हैं। इसी का अथवा जो प्रश्न है कि पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। मतलब हिंदू मुस्लिम ये दोनों से किस तरह से मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो, बिस्मिल्लाह खां हिंदू और मुसलमानों की मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे स्वयं सच्चे मुसलमान थे, मतलब वे मुसलमान थे। उनकी मुस्लिम धर्म, उत्सवों और त्योहारों में गहरी आस्था थी। मतलब जो उनकी मुस्लिम धर्म थे और उत्सव थे वो सब में गहरी आस्था थी। लेकिन और आगे देखो, वे मुहर्रम जो है सच्ची श्रद्धा से मनाते थे। वो पाँचों समय नमाज भी अदा करते थे। साथ ही वे जीवन भर काशी विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में शहनाई भी बजाते रहे। देखो, ये मुस्लिम है, अपनी सभी चीज़ें जो भी इनकी कार्य मतलब कि किस कार्यशैली में शामिल है वो सभी कर रहे हैं। ठीक है, मुहर्रम भी मना रहे हैं, पाँचों समय जो होता है नमाज भी पढ़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, जीवन भर अपनी ज़िंदगी भर काशी विश्वनाथ जो कि हिंदू का एक मंदिर है, बालाजी, ये दोनों में अपनी ज़िंदगी शहनाई बजाते हुए गुजार दी। वे गंगा को मैया कहते थे। देख लीजिए, अब गंगा को हिंदू धर्म में गंगा जो नदी है उसको माता माना गया है ना। गंगा नदी में अस्थि भी विसर्जन यहाँ पे होता है, तो गंगा को मैया मानते रहे हैं। ठीक है, वे काशी से बाहर रहते हुए भी बालाजी के मंदिर की ओर मुंह करके प्रणाम किया करते थे। तो इससे भी आपको पता चलता है कि बालाजी के मंदिर को और मुंह करके प्रणाम करते थे। तो देखो, ऐसा ही लोग होना चाहिए, ऐसा ही चरित्र हमारे हिंदुस्तान को मजबूत बनाता है ना, कि जो सभी धर्म को संभाव समझे। मुस्लिम है फिर भी देखिए बालाजी के मंदिर को जब हिंदू के लोग प्रणाम करते तो उनको भी प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी सोच बहुत कम ही लोगों में होती है। आगे देखो, इनकी ऐसी सच्ची भावना के कारण इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कहा गया। ठीक है, अब आगे देख लो, जॉर्ज पंजम की लाट को नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। देखो बच्चों, इसको मैंने मॉडल पेपर जो सेट 1 है, अभी इसी का टर्म 2 का ही मैं बता रहा हूँ, उसमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने करवा दिया। ठीक है, तो वो ये वहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग से मैं आशा करता हूँ कि वहीं पे आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा फाइलें ढूंढवाई, फाइलें नहीं मिली तो देश के सभी जगहों में जाकर, है ना, उनकी नाक ढूंढने के प्रयत्न किए, सभी मंत्रियों से बात की, ये सारी चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो, रचना पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रचना का, तो रचना का यहाँ पे मैं पाठ करा देने जा रहा हूँ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखिए, एग्जाम में ये ज़्यादा नंबर का आता है, 5-5 नंबर का आता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ रचना वाला भाग यहाँ पे क्वेश्चंस पे। देखिए, सभी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, 7 नंबर करवा दिए, 8 नंबर भी करवा दिए, 9 नंबर भी करवा दिए। ठीक है, 10 नंबर भी करवा दिए। देखो, मैंने PDF में इसलिए क्वेश्चन को ऐड कर दिया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, ताकि आप लोग प्रिंट आउट निकालो, 4-5 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से जो वहाँ देखने पड़ेंगे, बाकी वहाँ पे प्रिंट आउट में एक क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा। बाकी 2-4 क्वेश्चन तो आप लोग उतना मेहनत कर ही सकते हो। ठीक है, आगे देखो, ये भाई रचना वाला जो देखिए क्वेश्चन 10 नंबर का है, 5-5 10 का मतलब समझे। 10 का मतलब हुआ कि 25 नंबर का आपका रचना है, अगर 100 नंबर के हिसाब से देखोगे तो। ठीक है, समझ में आया। 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते होंगे कि रचना कितना इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर मतलब बहुत होता है। तो अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को एक पत्र लिखना है, अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को एक पत्र लिखना है। तो देखो कैसे लिखना है बच्चों, ये यहाँ पे आंसर शुरू हो गया, ये मैंने एरो मार दिया, मतलब यहाँ से आंसर शुरू है। तो देखो, पहले अपना एड्रेस लिखो यहाँ पे, इसी तरह का फॉर्मेट में लिखना है। ये सभी एक लाइन में आएंगी, जो किनारे वाला चीज़ है ना वो सभी एक लाइन में सीधे आनी चाहिए। देखो, बसंत कुंज है ना, 40-50 मार्केट, आप अपना कोई भी एड्रेस डाल सकते हो और यहाँ पे दिनांक डाल देना। ठीक है, उसके बाद देखो लिखना है, मेरी प्रिय मित्र संजीव। ये देखो इनफॉर्मल लेटर है, अव्यवहारिक वाला, फिर फॉर्मल लेटर भी साथ में पूछा जाता है। मैं तो यही आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम में फॉर्मल लेटर लिखें, उससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। फॉर्मल लेटर भी आगे दिखाऊंगा, इसके साथ जो अथवा में वो आपका फॉर्मल लेटर है। प्रिय मित्र संजीव, सादर नमस्कार। तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे भाई राजीव का शुभ विवाह इतना तारीख को निश्चित हुआ है। बारात है ना, बारात बस द्वारा प्रातः मतलब सुबह 4 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। आप अपना कुछ भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं, जैसे लखनऊ बदल सकते हैं, समय बदल सकते हैं, तिथि बदल सकते हैं, अपना जगह बदल सकते हैं। विवाह की इस शुभ वेला पर तुम सपरिवार
आमंत्रित हो, मतलब अपने परिवार के साथ आ जाना। कृपया निश्चित तिथि से 1-2 दिन पूर्व ही आ जाना। जो आपका तिथि को मैं बता रहा हूँ कि 27 तारीख को है, उससे पहले ही आ जाना 1-2 दिन, है ना, जिससे हम सभी मिलकर विवाह के उत्सव का आनंद ले सके। मतलब जो विवाह का जो उत्सव है उसका मिलजुल कर हम लोग आनंद ले सके। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि विवाह से संबंधित कार्यक्रम साथ में संलग्न है ना, कि जो विवाह से संबंधित कार्यक्रम है वो साथ में संलग्न है, वो आपको नहीं दिखाना। वो यहाँ पे पत्र में समझ में आ गया है कि वो यहाँ पे अपना डाल दिया है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या होता है, शुभ लग्न उत्सव होता है, उसका तिथि हो गया, आपका मंडपाच्छादन होता है, उसका हो गया, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहीं पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर बारात वरात भी लिख दिया है, ठीक है। तिलक उलक जो भी होता है सभी चीज़ें इसमें शामिल है, वो आपको नहीं लिखना है। फिर आपका तुम्हारा मित्र अपना नाम लिख देना नीचे, ठीक है। अब देखो अथवा में जो प्रश्न है, देखो ये फॉर्मल लेटर है, इसमें ज़्यादा अंक आते हैं, तो ये वाला आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए इसी को फर्स्ट में लिखने का। जब ये वाला नहीं होगा, फॉर्मल लेटर में जैसे हो गया कि नगर पालिका को, है ना, पुलिस अध्यक्ष मतलब पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना में, है ना, प्रधानाध्यापक को, ये सारे हो गए फॉर्मल। तो यही ज़्यादा अच्छा रहेगा लिखने से, इसमें ज़्यादा अंक मिलता है। अगर ये वाला नहीं आया अच्छा से तो फिर ये वाला लिखना भी मत। अगर अच्छा से नहीं आता है तो फिर इनफॉर्मल में ही चले जाना, अपने पापा, चाचा, मित्र को जो पत्र लिखा जाता है वो वाला में, ठीक है। अब देखो बोल रहा है अपने विद्यालय में पीने की पानी की समुचित व्यवस्था करने हेतु प्रधानाचार्य को, मतलब प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, चलो उत्तर में चलते हैं। यहाँ पे देखिए सेवा में प्रधानाध्यापक, देखो यहाँ पे भी एक लाइन में लिखना शंभू दयाल पब्लिक स्कूल, यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे हो गया, लेकिन वो यहीं पे थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये वाला जो आपका है वो वहीं पे सटा हुआ रहेगा, उसके जस्ट नीचे रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है, लेकिन यहाँ जो ऊपर जो छोटा है वो यहाँ पे एक लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कवि नगर गाजियाबाद अपना एड्रेस लिख देना। उसके बाद फिर देखो विषय पानी की उचित व्यवस्था कराने हेतु प्रार्थना पत्र, महोदय फिर लिखना है, ठीक है, महोदय। फिर देखो यहाँ पे इस तरह से करके लिख लें कि निवेदन यह है कि मैं कक्षा 8वीं का छात्रा हूँ। आप लोग यहाँ 10वीं लिख दीजिएगा कि मैं 10वीं का छात्रा हूँ या छात्र हूँ। छात्रा मतलब लड़की, छात्र मतलब लड़का, ठीक है, जो भी लिखना चाहो। हमारे स्कूल में पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है, ठीक है, कई बार तो बिल्कुल पानी नहीं आता। इस कारण हमें पैसा खर्च करके बाहर से बिस्लरी की पानी की बोतल मंगानी पड़ रही। देखो पी भी रहा है तो बिस्लरी पी रहा है। आप लोगों को पता है बिस्लरी का दाम महंगा होता है ना। बहुत सारे के पानी के बोतल आते हैं, एक्वाफेना, बिस्लरी, है ना। तो ये बिस्लरी का पानी लेके बाहर से पीना पड़ रहा है। मतलब बिस्लरी देखो एक डब्बा में भी आता है, बड़ा सा जार में, उसका दाम थोड़ा कम पड़ता है, तो वो लेकर सभी बच्चों को पीना पड़ रहा है। समझ लीजिए कि स्कूल में पानी की कितनी किल्लत है। आपसे प्रार्थना है कि आप शीघ्र मतलब जितनी जल्दी हो सके पानी की उचित व्यवस्था करें, ताकि हमारी पानी की परेशानी दूर हो सके। कई विद्यालयों को तो गंदा पानी पी रहा है। देखो यहाँ पे विद्यार्थियों लिख देना, यहाँ पे थोड़ा सा सही लिखा हुआ है, सॉरी। कई विद्यार्थियों को तो यहाँ पे विद्यालय में सोचा तो ठीक लिखा हुआ है। कई विद्यार्थियों को तो गंदा पानी पीना पड़ता है अथवा उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता है। देखो जो बच्चों को साफ पानी पीने की आदत है वो गंदा पानी पीने से ही मना करेगा। लगभग सभी बच्चे मना करेंगे, गंदा पानी देके कौन पिएगा, ठीक है। अब आगे देखो आशा है कि आप शीघ्र इस समस्या का समाधान करेंगे। साथ धन्यवाद, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्या, या यहाँ पे अगर लड़के हो तो शिष्य लिखना, लड़के हो तो शिष्य लिखना और लड़की हो तो शिष्या लिखना, और यहाँ पे अपना नाम लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेट में लिखना है। इस तरह से अगर लिखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, जैसे 5 नंबर के हैं तो 4 या 4.5 नंबर आपको दे सकता है, ठीक है, जो आपका कॉपी निरीक्षक होगा जांच करने वाला। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो तो 3 या 3.5 देता है, तो 1 नंबर का अंतर बनता है, ठीक है। लेकिन अगर इनफॉर्मल लेटर, यही वाला लेटर अगर अच्छे से नहीं लिखते हो तो अंक नहीं मिलेगा। और फॉर्मल लेटर, अगर वो इनफॉर्मल लेटर भी अगर बहुत अच्छे से लिखते हो तो 4 नंबर तक दिया जा सकता है। अब आगे देखो ये कक्षा भी यहाँ पे लिखा हुआ, तो वो वहीं पे चिपकाना, थोड़ा आगे यहाँ पे लाइन नहीं देना। कक्षा 8वीं दिनांक भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब चलो हम लोग देखते हैं दिए हुए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक पर निबंध लिखना है। 2 तरह के निबंध थे बच्चों, तो मैं चलो यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ। अब देखो धीरे धीरे जब ये सारे सेट में कंप्लीट करवा दूंगा हिंदी का, तो उसके बाद 1-2 जितने भी बचे हैं निबंध वो सबको मैं करवाऊंगा। अभी सभी निबंध करवाने का समय हमारे पास नहीं है। तो यहाँ देख लो दिए हुए किसी बिंदुओं के आधार पर किसी एक पर निबंध लिखना, तो 2 मतलब क्या आपको दिए हुए थे, है ना। एक कंप्यूटर पर दिया हुआ है आज की ज़रूरत, और इसमें कौन कौन से बिंदु शामिल होने चाहिए, भूमिका, आधुनिक, उपकरण, निर्दोष, है ना, गणक, दुष्परिणाम, उपाय। और यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण में कारण निवारण में बिंदु, भूमिका, प्रदूषण का अर्थ, कारण, दुष्परिणाम, उपाय सभी शामिल है। तो चलिए मैं प्रदूषण के प्रभाव और कारण पर निवारण पर मैं यहाँ पे आज बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए प्रदूषण, कारण अथवा निवारण पर निबंध लेखन। चलिए चलते हैं। संकेत बिंदु ये सारे थे, तो मैंने यहाँ पे फिर से आपको दिखा दिया है, तो ये सारे को मैं शामिल करूँगा। भूमिका, आज के युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। विज्ञान ने आज मनुष्य को अनेक प्रकार के उपहारों और शक्तियों से उपकृत किया है, मतलब सजाया है। इनके बल पर मानव जल, थल, नभ पर स्वामी बन बैठा है। देखो आप लोग को पता है कि सबसे तेज दौड़ने वाला
जानवर कोई अगर पूछे तो जानवर जो भी हो, लेकिन उससे भी तेज़ मनुष्य चल सकता है। ठीक है, सबसे तेज़ चलने वाला आपको पता होगा चीता होता है। भैया मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ सुनो, क्यों ये बोला गया कि जल थल नभ का स्वामी बन बैठा है। आप लोगों को कोई भी चीज़ देखोगे, अगर मैं बोलूँ कि दुनिया में सबसे जो तेज़ है, सबसे फास्ट है, तो कौन है? वो मैं बोलूँगा मनुष्य है। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन है, तो आप लोग बोलिएगा चीता। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि चीता से भी तेज़ कौन दौड़ सकता है? आदमी दौड़ सकता है। क्यों? देखो चीता की स्पीड कितनी होती है? 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब बोल सके तो 90 मील पर घंटा। अब देखो आदमी 120 किलोमीटर पर घंटा से तेज नहीं चलता है क्या? चलता है। ये तो 120 मैंने मैक्सिमम बता दिया, इससे कम भी चीता दौड़ता है। अभी देखो आदमी बुलेट ट्रेन पर जब सवार हो जाता है, मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ ना, बुलेट ट्रेन 300 से भी ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है, 300 किलोमीटर पर आवर, जबकि वो 120 ही था, तो इससे तेज चला गया ना। अभी कितने सारे बच्चे मतलब देखे होंगे कि कार में 150 स्पीड तक बैठ जाते हैं, चला लेते हैं, तो ये चीता से भी तेज हो गया, हुआ ना। अब देखो नभ, पानी की बात कही गई, पानी में कौन सी एक मछली है जिसकी सुई से जैसी मुँह रहती है और वो सबसे तेज मतलब कि तैरती है। ठीक है, उसकी चाल बताई जाती है कि 80 से 85 किलोमीटर पर घंटा है। तो क्या आदमी इतनी ही स्पीड से चल सकता है क्या? नहीं। एक स्टीम बोट जो देखते होगे एकदम घर करके जो चलता है, इसमें जो बैठते रहते हैं आदमी लोग, हीरो फिल्म उलिम में मूवी में देखा होगा, उसकी स्पीड 120 से 130 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो देख पा रहे होंगे वो 80 है तो 120-30 है। तो इस प्रकार से आप ये बोल सकते हो कि पानी में भी अगर सबसे तेज़ी से कोई चल सकता है तो मानव भी चल सकता है। अब मैं हवा की बात कर दिया हूँ, तो हवा में आपको पता होगा प्लेन है, रॉकेट है, वो सारे आपके जितने भी मतलब पक्षी हैं सबसे तेज़ चलता है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे तेज़ उड़ने वाला जानवर मतलब पक्षी बाज ही है, जो मैक्सिमम आपका एक होता है, 2 तरह का स्पीड होता है। उड़ने का एकदम सीधा में जो उड़ता है उसको अलग स्पीड होती है, और जब कोई पक्षी उतरता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से उतरता है, तो उसकी एक अलग स्पीड होती है। तो बाज का जो नीचे उतरने का स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 300 किलोमीटर पर आवर से उतर सकता है बुलेट ट्रेन की स्पीड से। लेकिन आज पता होगा कि एक प्लेन जो उड़ता है, रॉकेट जो उड़ता है, वो 800 से लेकर 2000 किलोमीटर पर आवर से भी चलता है। ठीक है, तो देख सकते हो कि मनुष्य, मैंने ये कहने का मतलब है कि जल हो या थल हो या नभ हो, कोई भी जानवर को मात दे सकता है। कोई भी जानवर आज मनुष्य से आगे नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो, फिर बोलोगे कि क्यों बता दिए। इन सारी चीज़ों को मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग का भी नॉलेज बढ़ सके, ताकि आगे जाकर अगर आप लोग भी टीचर बनो या किसी बच्चों को क्लास लो तो ऐसा लो कि उसका भी दिल छू जाए। चलो देखते हैं। आज का युग विज्ञान का युग कहा जाता है। ठीक है, जल थल का स्वामी बन बैठा है, यहाँ तक मैंने बताया था। विज्ञान ने जहाँ मनुष्य को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान दी है, वहीं दूसरी और वहीं अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है। कैसे जन्म दिया? देखो अभी देखो विज्ञान का क्या आएगा, खामी आएगा कि प्रदूषण की समस्या भी ऐसी ही समस्या है। चलो देखते हैं। अर्थ, अब इसका अर्थ देखना है। प्रदूषण का अर्थ वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे आदि पर्यावरण की रचना करते हैं। इन सब पदार्थों का निश्चित संतुलन होता है ना। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो प्रदूषण का जन्म हो जाता है। ठीक है, यही सही बात बोली गई, जब संतुलन बिगड़ेगा तभी तो प्रदूषण का जन्म होगा। प्रदूषण 2 शब्दों के योग से बना है, प्रा जोड़ दूषण। देखो इस तरह से करके याद रखो, प्रा जोड़ दूषण, जिसका अर्थ है पर्यावरण मतलब वातावरण का दूषित हो जाना। प्रा मतलब वातावरण और दूषण मतलब कि दूषित हो जाना। ठीक है, वातावरण का दूषित हो जाना। कितने प्रकार का है देखिए, मनुष्य मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। प्रदूषण जो होता है वह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, देखो यहाँ पे वायु में ये छूट गया है, वायु लिख लेना, वायु। ठीक है, वायु, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ये मिट्टी प्रदूषण भी होता है। ठीक है, जिसको यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण भी लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं। उपयोग, धंधों तथा सड़क चलने पर वाहनों से जो निकलता है धुआं, उससे वायु प्रदूषण का जन्म लेता है। जब कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल में बहा जाता है तो जल प्रदूषण होता है। मशीनों, वाहनों आदि के शोर के कारण जो ध्वनि प्रदूषण होता है, तथा बड़े बड़े महानगरों में जिस प्रकार झुग्गी झोपड़ी की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे भूमि प्रदूषण भी हो रहा है। वही मैं कहा था यहाँ पे भूमि प्रदूषण होगा, थोड़ा सुधार लेना, भूमि प्रदूषण। ठीक है, भूमि प्रदूषण का अन्य कारण भी है रासायनिक पदार्थों, कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग। वही मैंने बताया था कि मिट्टी भी दूषित होती जा रही है, तो वही चीज़ों को यहाँ पे कहा जा रहा है। अब कारण देखो, आजकल वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जनसंख्या की अधिकता के लिए भी भूमि की कमी को पूरा करने के लिए तथा उद्योग धंधों सभी के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए वनों को काटना अनिवार्य हो गया है ना। देखो सभी को धंधा भी चाहिए, सभी को अपना जो बिजनेस है उसके लिए फैक्ट्री भी बैठाना है, सेटअप करना है, जनसंख्या भी बढ़ रहा है। तो तीनों चीज़ें जो हो रही है आपको देख में आ रहा होगा कि तीनों के कारण वनों का काटना आजकल जरूरी होते जा रहा है ना, जिसके कारण वातावरण में प्रदूषण बढ़ गया है। संतुलन भी जो था, पारिस्थितिकी तंत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा भूगोल में, पारिस्थितिकी तंत्र आप लोग जरूर पढ़े होंगे, जिनको पढ़ा हो बच्चे पढ़े हैं पारिस्थितिकी तंत्र का। मुझे आप लोग सभी कोई जो भी हैं वो मुझे कमेंट कीजिए किसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जितने भी बच्चे हैं अगर जानते हो जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो वनों को काटना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, और क्योंकि वृक्ष हमें शुद्ध वायु देते हैं। ठीक है,
आगे देखो, परिणाम क्या है कि प्रदूषण के भयंकर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अनेक प्रकार के रोग बढ़ते जा रहे हैं। सांस, गले, कान, फेफड़ों, त्वचा संबंधी रोगों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जल प्रदूषण के कारण पेट के अनेक रोग बढ़ गए हैं तथा ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव, हेडेक, ये सारी चीज़ें बीमारी बढ़ गई। देखो, सांस लेना, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, गले में, थ्रोट में प्रॉब्लम है, ईयर में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, सभी चीज़ें बढ़ती जा रही है। आप लोग खुद देखे होंगे कि स्किन स्पेशलिस्ट खास करके ये रोग बहुत बड़ा है, ये त्वचा बीमारी और फेफड़े की बीमारी है ना, आप लोग बहुत देखे होंगे। आजकल ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और फेफड़े जब दिक्कत में आएंगे तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अभी जो आपका जो कोरोना जो आपका बीमारी आया है, आपको पता है पिछला जो आपका मॉडल पेपर में कोरोना पर ही लेकर आपको पूछा गया था निबंध। तो देखो यहाँ पे कोरोना से ही सांस में और फेफड़े में भी प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज़ भी वहाँ पे ऐड कर सकते थे, ठीक है। त्वचा संबंधी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि सूर्य का जो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश जब आता है तो बीच में एक आपका ओजोन का लेयर होता है, वो ओजोन का लेयर भी कम पड़ते जा रहा है प्रदूषण के कारण, और वो ओजोन के परत से जो होता है वो पराबैंगनी किरणें पर आ जाती है जो कि हमारे त्वचा को खराब कर देती हैं, ठीक है। तो वो भी बढ़ता जा रहा है। जल प्रदूषण के कारण पेट के अनेक रोग बढ़ गए हैं तथा ध्वनि प्रदूषण से, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। आज वायु इतनी प्रदूषित होगी कि सांस लेने के लिए शुद्ध वायु का भी अभाव हो गया है। देखो, प्रदूषण के दूर करने के उपाय में यहाँ पे लिखना क्या है कि यद्यपि प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में फैल चुकी है तथा इसे रोकना मनुष्य के हाथ में अब नहीं रहा है, तथापि लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं हम लोग? वनों की कटाई पर नियंत्रण करके, औद्योगिक मतलब फैक्ट्री प्रतिष्ठानों को नगरों से दूर स्थापित करके, मतलब जितने भी फैक्ट्री हैं लोगों के नगरों से, जो नगरों में तो ऐसे ही भीड़ है, बहुत सारे गाड़ी मोटर चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, और यहीं पर अगर फैक्ट्री भी बैठा दिया जाए, सेटअप कर दिया जाए, इतने बड़े बड़े चिमनी वाले आग निकलने लगे तो ये और भी प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनको दूर किया जाए। मतलब यहाँ पे अगर शहर बसा हुआ है तो चिमनी इधर बसे, बीच में जंगल हो, तो उससे क्या होगा कि संतुलन बन सके। अधिक वृक्ष लगाकर इस समस्या पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता है। कारण देखो, कारण में भी अगर आप लोग को लिखना रहे तो ये ऊपर भी कर सकते हो, और ये जो समाधान मैंने बताया वो समाधान नीचे भी लिख सकते हो, ये ऊपर है, ठीक है। जैसे जैसे वहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिस तरह से बोला है कि पहले ये करना है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखो क्या मैं बोल रहा था, समझ आए होगा आप लोग। ये जिस ऑर्डर में बताया उसी ऑर्डर में आप लोग को लिखना है। पहले भूमिका लिखना है, फिर अर्थ लिखना है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, फिर लास्ट में प्रदूषण को दूर करने के उपाय। वही मैं बोल रहा था, उसको सबसे नीचे कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उतना कर सकते हो, क्लास 10th के बच्चे हो, ठीक है। दूर करने के उपाय देखो, यहाँ पे प्रदूषण को दूर करने के उपाय में यद्यपि ये मैंने बता दिया। अब देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन क्या बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन क्या बचा हुआ है मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कंप्यूटर वाला मैं बाद में ले लूँगा, पहले भी जितना है उतना करते चलिए मेरे साथ साथ। हर्बल टूथपेस्ट के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। एडवर्टीजमेंट ये तैयार करना है आप लोग को बच्चों। एडवर्टीजमेंट जो आप लोग को टीवी में दिखता है मनोरंजन के लिए, तो आपको तैयार करना है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपने एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है किसी एक कंपनी के लिए, तो यहाँ पे क्या टॉपिक है? हर्बल टूथपेस्ट पर रिलेटेड यहाँ पे आपको करना है। 50 शब्दों में करना है और 5 नंबर का। देखो यहाँ पे शब्द बता दिया गया है, और ऊपर वाला में जब शब्द नहीं बताया गया था इसमें, तो 150 शब्दों में लिखना है। ऊपर क्वेश्चन में बता दिया गया था कि इसको 150 नंबर पर लिखना है। जो निबंध लिखना है 150 नंबर पर लिखना है, याद रखिएगा। और ये जो आपका लेटर वो भी 100 से 150 शब्दों में लिखिएगा, तभी आपको अंक अच्छे मिलेंगे। आप लोग ऊपर देख सकते हो सभी चीज़ें लिख दी गई थी, है ना। चलिए हर्बल टूथपेस्ट का किस प्रकार से आप लोग को विज्ञापन सेट करना, चलिए देख लेते हैं। तो देखो इस तरह से तुम लोग बना लेना, ठीक है। कोशिश करना कि अपना जो है 1-2-3 रंग लेके जाना, जो रंगने के लिए काम आएगा, पेंट कर देने के काम में आएगा। तो इस तरह से बनाना। दंत रक्षक टूथपेस्ट, है ना। देखो इस तरह से चित्र भी बना देना। मूल्य सिर्फ 65 रुपये, और उसकी जो विशेषताएं हैं, इस तरह से देखो जितना सुंदर बनाओगे विज्ञापन उतना अधिक नंबर मिलेगा। मैं फिर से बता दूं कि विज्ञापन जितना सुंदर बनाओगे उतना नंबर आप लोग को दिया जाएगा। विज्ञापन जितना अच्छा हो सके उतना सुंदर बनाइए ताकि आप लोग को अंक मिले, ठीक है। इसकी 4 से 5 प्रैक्टिस करके जाना। और ये 5 नंबर कम नहीं है, ये 5 नंबर आप समझिए, अभी मैं बता दूं तो 12 नंबर के बराबर है 100 में, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करके जाना। दंत रक्षक टूथपेस्ट सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, आपके दांतों को रखे चमकदार। आपके देखिए किताब वाले क्वेश्चन 3 नंबर का आते हैं, मतलब समझिए कि किताब के 2 क्वेश्चन के बराबर ये 5 नंबर है। तो कोई अगर बोले कि विज्ञापन की प्रैक्टिस करके नहीं जाना, तो वो बहुत गलत बता रहा है। मैं बता रहा हूँ कि विज्ञापन की प्रैक्टिस करके जाओ, हो सके तो 4-5 प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो देखो आपके दांतों को रखे चमकदार। अगर अच्छे से दिख नहीं रहा तो मैं बता दूं, आपके दांतों को रखे चमकदार, ताजगी को सदा रखे बरकरार। क्या फिर से देखिए लाइन को जोड़ा गया है कि आपके दांतों को रखे चमकदार, ताजगी को सदा रखे बरकरार, ठीक है। दंत रक्षक टूथपेस्ट, है ना, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता। तो इस तरह से सजा करके लिखना है, इसकी विशेषताएं लिख देना है। मजबूत दांत, यहाँ पे देखो बुलेट्स का यूज किया। बुलेट्स किसको बोलते हैं बच्चों? ऐसे करके जो चीज़ रहता है, या फिर ऐसे करके रहता है, कोई उंगली भी रहता है ऐसे करके, उंगली आप लोग देखे होंगे कहीं पे उंगली भी बनाया हुआ रहता है ऐसे करके। तो सारे बुलेट्स है। तो देखो यहाँ पे चरखुट वाला बुलेट्स यूज किया गया, क्यूब वाला, ठीक है। तो ये भी आप लोग यूज करके सुंदर बना सकते हैं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें लिखना। यहाँ देखिए कमेंट वाला जो होता है, ऐसे करके कमेंट भी आप लोग डाल सकते हैं। ऐसे जो कमेंट कर यहाँ पे लिख सकते हैं। मूल्य सिर्फ 55 रुपये, तो वो यहीं पर यहाँ यूज किया गया है। और फिर स्वस्थ मसूड़े, दांतों के पीलोपन से छुटकारा, दुर्गंध से छुटकारा। ठीक है, और देखिए एक इस तरह से भी बना सकते हो। देखो मैंने 2 बता दिए है, देखो जो आपको पसंद आए आपको बना सकते हो। दंत मोती टूथपेस्ट है वो मंजन, है ना। आपका टूथपेस्ट करता है दांतों की पूर्ण सुरक्षा। ऐसा करके चित्र बना देना। दांत का चित्र बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये जरूर कॉपी कर लेना। देखो ब्रश भी बहुत अच्छा बनाया गया, जिसका ड्राइंग अच्छा है ना वो इसमें बहुत अच्छा नंबर लेके आ जाएगा। और देखो यहाँ पे कितना अच्छा बनाया गया। दंत मोती सभी मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध। पायरिया व अन्य मुख की दुर्गंध के रोगों से रखे, मतलब कि आपको सुरक्षित रखे। स्वस्थ मसूड़े, स्वस्थ दांतों को मोती जैसा चमकाए। तो ये आप देख लीजिए। आप चित्र ये वाला ये कुछ आप लोग कॉपी करके आप लोग बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आप लोग को दोनों में पसंद आया कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन करवाया है। आपका सिर्फ यही काम है कि आप हमारे इस काम में साथ दें। आप जितने हो सके उतने बच्चों को शेयर जरूर कर दें। ये आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग को पारिस्थितिकी तंत्र कमेंट करना है, और साथ ही साथ अपने 5 से 10 बच्चों को शेयर भी करना है, ताकि आप हमें सपोर्ट करें। जितना जल्दी आप लोग शेयर कीजिएगा उतने अच्छे से मैं सभी सेट का अच्छे से सॉल्यूशन लेके आऊँगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर बोलते हैं सर बाकी के सॉल्यूशन कुछ भी मिल जाए लेकिन आपका सॉल्यूशन मिलता है तो भी मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं सभी का शेयर मतलब धीरे वीडियो ले आऊँ क्लास 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो धीरे जितना सब्जेक्ट हो सकता है जितना भी कोशिश करूंगा। अब देखो मेरा भी समय बहुत बिजी रहता है, जितना समय मिलता है मैं कर देता हूँ। जितना भी धीरे दे पाऊंगा आप लोग रख लीजिएगा, बाकी का आप लोग अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया। PDF में फिर से बोल दूँगा, जो बच्चे बोलेंगे तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और आप लोगों को शेयर करना मस्ट है। 5 से 10 बच्चों को जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे, तो हम जल्दी से जल्दी आप लोग अपलोड किया करें। तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक भी नीचे दे दिया गया है। अगर लिंक नहीं मिलता है तो नाम लिख के सर्च कर लेना। क्या नाम है? बोर्ड आभा जैक बोर्ड, BOARD बोर्ड आभा, जो कि चैनल का नाम है बोर्ड आभा। और उसी के आगे लिखना, इसी के आगे जैक बोर्ड आभा लिख दिया और जैक बोर्ड लिख देना। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। जैक बोर्ड का स्पेलिंग जानते हो, BOARD, तो मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।